चलिए बच्चों, अपना इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट समझ लेते हैं जो 12th में हम लोगों को पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और उसमें दो पार्ट है। एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो पार्ट है बेटा वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी से कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। 80 मार्क्स का आपका पेपर थ्योरी होगा और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट्स के मिलेंगे। इसमें मेनली 5 आपके पार्ट हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जिसमें कि 3-4 आपके यूनिट्स हैं। उसके अलावा मनी एंड बैंकिंग जिसमें मनी अलग और बैंकिंग अलग। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जिसमें कि हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में जानेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट बजट जो कि सरकार हर साल बजट लेकर के आती है और इकोनॉमी के बारे में होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जिसमें कि हम इंटरनेशनल मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन करेंसी, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ये पर्टिकुलर वेट है जो बेटा सारे चैप्टर्स का। ठीक है, और नेशनल इनकम में कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, इस कारण से इसका 10 मार्क्स का वेटेज है। एग्रीगेट डिमांड सप्लाई का भी अच्छा खासा वेटेज है। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत सारी हिस्ट्री भी है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर के 1990 तक क्या सीन रहा और 1991 के बाद रिफॉर्म्स जो है वो क्या क्या है। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में करंट चैलेंजेस क्या है और हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कंपैरिजन विद नेबर्स लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, इन सब के साथ जो है वो हमारा कंपैरिजन होगा। ठीक है, 40 मार्क्स का दोनों पोर्शन जो है वो आएगा आपको और इस तरीके से आपके 80 मार्क्स के होंगे। अच्छे खासे उसमें ऑप्शंस भी मिलते हैं। 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स में हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के। पूरे देश का जो प्रोडक्शन है उसी को नेशनल इनकम कहा जाता है, एक साल में जो किया जाता है। हम ये समझेंगे कि भाई फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स यानी रॉ मटेरियल वगैरह इंटरमीडिएट गुड्स क्या कहलाते हैं। फिर हम देखेंगे मनी का जो फ्लो है वो कैसे रहता है, कि जो पैसा है वो हाउस होल्ड के पास जाता है और फिर वो घूम करके किसके पास जाता है, फर्म्स के पास। अगर हम 2 सेक्टर इमेजिन करें इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि भाई हमारी पूरी इकोनॉमी में पैसे का जो फ्लो है या गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है वो कैसा चलता है। अलग अलग तरीके के मेथड्स के थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है। ठीक है, उसके बाद नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं, यानी कि हम लोग जो नेशनल इनकम का पता लगाते हैं उसके बहुत थोड़े थोड़े से डिफरेंट मेजर्स। ठीक है, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि आपने काफ़ी नॉर्मली सुना होगा। सबसे ज़्यादा हम लोग जो सुनते हैं वो ये वर्ड होता है जीडीपी, है ना। लेकिन उसके अलावा और भी कई टर्म्स जो है वो होते हैं। उसके अलावा जीडीपी डिफ्लेटर, और अगर जीडीपी बढ़ती है तो क्या हमारे देश का वेलफेयर भी बढ़ता है। ये सारी चीज़ें मनी एंड बैंकिंग में हम लोग समझेंगे कि पूरा मनी किस तरीके से काम करता है और पूरा बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। आरबीआई किस तरीके से पूरे मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट किस तरीके से जो है वो कंट्रोल करती है। ये सारा कुछ यानी मनी क्या है उसकी पूरी डेफिनेशन, करेंसी हम लोग जानते हैं मनी के बारे में, लेकिन डिटेल में इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोग जाने। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। उसके अलावा हम लोग देखेंगे भाई आरबीआई का क्या काम होता है, जैसे कि नोट्स इशू करना, पूरा क्रेडिट यानी लोन वगैरह का पूरा सिस्टम जो है वो रेगुलेट करना। ठीक है, उसके अलावा इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन। ठीक है, उसके बाद जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है उसमें हम लोग देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है, शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम आउटपुट मतलब देश में प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति बनती है, प्रोडक्शन की क्या स्थिति बनती है, ओवरऑल डिमांड जो कंट्री की है उससे कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर डिमांड हमारे देश में ज्यादा हो जाए और प्रोडक्शन उतना ना हो तो क्या होगा, और अगर कम पड़ जाए डिमांड तो क्या होगा, और किस तरीके से उसको करेक्ट करती है गवर्नमेंट और आरबीआई। ये सारा कुछ जो है हम इसके थ्रू देखेंगे। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके काफी चैप्टर्स जो है वो जुड़े हुए। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, हमारी जो पूरी देश की इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट के बजट पर किस तरीके से डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट जो है वो बजट में टैक्स लेकर के आती है कि इस चीज पर टैक्स लगेगा, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो पैसे कलेक्ट करेगी लोगों से,
कहाँ कहाँ पर खर्च करने वाली है, ये सारा कुछ बजट में डिसाइड होता है। और इससे इकोनॉमी में किस तरीके से फर्क पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है, वो सारा कुछ इस वाले चैप्टर में हम समझेंगे। किस तरीके से गवर्नमेंट की रिसीट होती हैं, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिसीट ऑब्टेन करती है, किस तरीके से खर्चा होता है, बड़े खर्चे कौन से होते हैं, परमानेंट खर्चे कौन से होते हैं, और रेगुलर खर्चे कौन से होते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि बजट में पैसे कम पड़ जाए रिसीव के या सेल के एक्सपेंडिचर के, तो उसको किस तरीके से गवर्नमेंट पूरा करती है, ये सारी चीजें भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम ये देखेंगे कि इंडिया एज ए नेशन दूसरी कंट्रीज से किस तरीके से रिलेटेड है, और फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक मीनिंग क्या होता है, क्यों हमारा जो रुपया है वो डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर है, और इस बात का मीनिंग क्या होता है कि $1 जो है वो अगर 90 रुपए का है तो उसका मीनिंग क्या है, और उसके मायने क्या है, और उसके इफेक्ट्स क्या है। ये सारी चीजें जो है इस वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसका जो डिफरेंस है। फॉरेन एक्सचेंज के रेट का मीनिंग, किस तरीके से ये तय होता है, पास्ट में किस तरीके से डिसाइड होता था। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग देखेंगे। आरबीआई का इसमें क्या रोल है, ये सारा कुछ हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखने वाले। और जहां तक इंडियन इकोनॉमी है तो उसमें सबसे पहले तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद हम लोगों ने किस तरीके से देश की इकोनॉमी को हैंडल किया, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी ने शेप लिया। और 1991 तक इसलिए क्योंकि 1991 के बाद एक मेजर रिफॉर्म आया, जिसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन अप हो गई वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। तो इसके पहले थोड़ी सी क्लोज रहती थी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। उसके अलावा अब करंट में जो इंडियन इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस हैं, यानी कि रूरल डेवलपमेंट, लोग किस तरीके से डेवलप होंगे, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, और बहुत सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन एनवायरनमेंट का जो है उतना बुरा ना हो, एनवायरनमेंट को हम सेव करके रखें। उसके अलावा हमारा जो कंपैरिजन है विद इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इस तरीके से हम कंपेयर करके देखेंगे कि बाकी देशों के मुकाबले किस तरीके से उन्होंने आज़ादी के बाद हैंडल किया अपनी इकोनॉमी को, किस तरीके से हमने हैंडल किया, उनकी हैंडलिंग का क्या इफेक्ट हुआ, हमारे हैंडलिंग का क्या इफेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो गाइज ये सारा कुछ आपका सिलेबस है ना, तो इसको ध्यान से देखिए। थैंक यू।